बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर शो गपशप। और इसी के साथ मैं हूँ आपकी अपनी अनम गौहर। My name is Yunus Khan. I'm a rock star Natok Menu. वाह। और मैं हूँ आपकी गेस्ट होस्ट सीमी इलाही। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। All right, all right, all right. व्हाट्स अप? The What's sky- new? Yeah, What's new? my watch is new. Okay. All right, देखिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन कह रहा है कराची के हालात खराब हैं। जिन जिन लोगों के मोबाइल छीने जी। उन्होंने जो केसेस रिपोर्ट किए अराउंड 11,000 थे। ठीक है जी, सही कह रहा हूँ मैं? ये सब झूठे हैं। ये जितनी भी रिपोर्ट थी वो झूठी थी। सब झूठ है, सब झूठ है, ये सब झूठ है। ये साजिश है यहूदियों की कराची को बदनाम करने की। कराची तो बहुत खूबसूरत है। कराची इज वेरी सेफ सिटी। अनम बताएंगी कैसे? कराची इज द सिटी ऑफ लाइट्स, पहले तो ऐसे। Yes. और नंबर 2 मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक नहीं, एक के बाद देयर आर सो मेनी पीपल जो कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान को विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद उनका ऐसा परसेप्शन बनता है कि पाकिस्तान बहुत ही एक सेफ कंट्री है, इट्स अ सेफेस्ट लैंड। और जितनी भी बातें की जाती हैं दे ऑल आर फेक रूमर्स। तो एक लेडी है, उनका नाम है लुपिता नियोंग्स। शी हैज़ अ ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑन हर इंस्टाग्राम। शी हैड आई गेस 9 मिलियन फॉलोअर्स ऑन हर इंस्टाग्राम। उन्होंने एक बुक लिखी है सेल्फ के नाम से, अराउंड कोई 2 to 3 लैंग्वेजेस के अंदर वो बुक है, और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, उनके चाइल्डहुड से रिलेटेड है। आई थिंक इट्स वर्थ अ ट्राई। आप सबको वो बुक वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है और शेल्फ्स पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। लेकिन इस लेडी को डिस्कस करने के पीछे क्या मकसद है? क्या मकसद है? क्या मकसद है आप बताएंगे ना। उन्होंने ऐसा बेसिकली वो आई यहाँ पे किस पर्पस से थी? उनकी एक फ्रेंड की शादी हुई है पाकिस्तान में, एंड शी बिलोंग्स टू अमेरिका। वो उनकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो साथ में पढ़ाई करते थे। तो उनकी शादी के इवेंट के लिए जब उनका यहाँ पे इत्तेफाकन आना हुआ तो शी गेव दैट स्टेटमेंट कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा महफूज मुल्क है। तालियां होनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, ब्लैक पैंथर से रिलेटेड कुछ खबर शेयर करेंगे यूनिस आपके साथ। वही वाली बात जो आपने कहा कि जो बुक्स पढ़ते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है। जो बुक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, जो एमी है थोड़े मेरी तरह, उनको मैं बता दूं ब्लैक पैंथर की हीरोइन आई है। यस, ब्लैक पैंथर फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। पहली कोई कॉमिक फिल्म जो एक्शन है या मार्वल जो आप कह सकते हैं कॉमिक कैरेक्टर में बनी है, वो नॉमिनेट हुई थी ऑस्कर के लिए। और वो खातून का आना पाकिस्तान में और कहना कि कराची कितना खूबसूरत है, एंड आई फेल्ट सेफ, इट्स अ बिग थिंग। कराची तो सेफ है, यूक्रेन सेफ नहीं है। आई होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह सब खैरियत से जो भी मसले मसाइल है वो सॉल्व हो जाए। बट अभी एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन के एक शहर से। जी सिमी बताइए। यूक्रेन के सेकंड बिगेस्ट शहर कार्किव में रशिया आ गया है। एग्जैक्टली, अब तो कैपिटल रह गया। आप ये मैप में भी देख सकते हैं कि रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पे है ये पार्ट, जो इसका ये कह सकते हैं आप प्रोविंस है, तो एंटर हो चुका है। और जो सीसीटीवी फुटेजेस लोग देख रहे हैं उसमें पता चल रहा है कि जो रशियन सोल्जर्स हैं वो कार्किव की रोडों पे चल रहे हैं गन्स लेके, यूं डैं 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 डैं। पुतिन भाई आउट हो गया है। पुतिन ये वर्ल्ड वॉर 3 करेगा। अभी क्या हुआ है, पुतिन ने क्या बोल दिया है? सना प्लीज बताएं हमको। बिल्कुल यूनस, आप सही कह रहे हैं कि रशिया के हालात तो अभी बहुत ज्यादा जो है वो अजीब ही चल रहे हैं। और पुतिन साहब तो क्या सोच कर बैठे हैं वो किसी को नहीं पता, उनको ही पता है और उनके दिमाग को पता है कि अगला मूव क्या होने वाला है। बेसिकली हुआ ये है कि पुतिन साहब ने जो है वो अपनी तमाम तर जो सबमरीन हैं उनको जो है वो इजाजत दे दी है कि आप जो है वो अब ड्रिलिंग शुरू कर लें। सो अब पुतिन साहब ने तो ये फैसला कर लिया है कि अब किसी भी वक्त जो है वो हमला हो जाएगा, यानी कि पुतिन साहब हमला करने की इजाजत दे देंगे कोई भी अगर उनकी हुदूद में आया तो। और ये जो सबमरीन है, सबमरीन तो मेरी दोस्त है, वो नहीं है। सबमरीन्स जो हैं इनमें जो है ना बम है, न्यूक्लियर बम है, ये मार देंगे न्यूक्लियर बम। जो इनकी हदूद में आया, जो हत्ते चढ़ा, चलो भाई आजा भाई साइड पे, ड्राइंग रूम की सैर कराऊं, ये हो रहा है। वहां पे हालात बहुत खराब है। वहां पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो फंसे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, प्लीज रशिया उर्शिया बताए क्या हो रहा है। आपने तो मेरा नाम रशिया ही रख दिया, उर्शिया बोले। उर्शिया सॉरी, इतना रशिया हो रहा है ना आजकल तो वो निकल गया। देखिए यूनिस, पाकिस्तान हमेशा जो है वो हेल्प करता है और इस बार भी उन्होंने हेल्प की है पड़ोसी मुल्क की। पाकिस्तान एम्बेसी ने जो है वो अपनी कंट्री के स्टूडेंट को तो हेल्प कर ही रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया के भी जो स्टूडेंट हैं वहां पर जो फंसे हुए हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये और हम कोई रूमर नहीं फैला रहे, हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। ये एक खुद अदद लड़की जो इंडियन स्टूडेंट है उसने अपनी वीडियो बनाई है, ये वायरल है, ये सोशल मीडिया पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। हालात बहुत खराब हो गए, पूरी दुनिया के हालात खराब हो। मैं आपको डरा नहीं रहा, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ न्यूज शेयर कर रहे हैं। लेकिन एक अफसोस की खबर है। अनम प्लीज बताइए क्या अफसोस की खबर? अफसोस की खबर यह है यूनिस कि ऑयल $110 पर बैरल हो गया है। $110 कितने होते हैं सना? टिक 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 टिक
19,528 रुपए 30 पैसे। वाह 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 वाह, इतना अच्छा आपका जहन है, तो आप यहाँ क्या कर रही है? आप कहीं आइंस्टाइन वाइंस्टाइन लगे जाके। मैंने लेकिन अप्लाई किया था, मुझे निकाल दिया। $110 पर बैरल, ठीक है, महंगा है, ठीक है। बिल्कुल। Obviously. पाकिस्तान में पेट्रोल कितना हो गया? 10 रुपए कम हुए हैं, 150 रुपए कीमत हुई है। 150 रुपए का हो गया, ठीक है। पूरी दुनिया में पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, पाकिस्तान में कम क्यों हुई, कैसे हुई? प्लीज सना, टेल द अवाम द रीजन। बिल्कुल, फरवरी से जो इमरान खान साहब ने एफबीआर को टारगेट दिया था कि आपने इतना रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करना है, लेकिन एफबीआर की जो कारकर्दगी है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रही है। उन्होंने अपने टारगेट से ज्यादा जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट किया है, जो बड़ी बात है। एग्जैक्टली, टैक्सेस की वजह से, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं उसकी वजह से सब्सिडीज जारी है। अमीर बंदा टैक्स देता है, वो टैक्स कन्वर्ट होता है, वो गरीब की मदद होती है। रोजेस आर रेड, वायलेट्स आर ब्लू। टैक्स मत चोरी कर, अरे पकड़ा जाएगा तू। नवाजिश नवाजिश नवाजिश, सिर्फ ये खुशखबरी नहीं थी, ठीक है, पैसा आ रहा है मुल्क में, बहुत पैसा आ रहा है मुल्क में, बहुत पैसा कमाया भी जा रहा है। कैसे कमाया जा रहा है, सिमी बताइए। जी यूनुस, ना सिर्फ ये बल्कि $644 बिलियन कमाए हैं टेलीकॉम सेक्टर ने पाकिस्तान के इस फिस्कल ईयर में। कैन यू इमेजिन 644 बिलियन? इसमें कितने जीरो हैं हमको पता भी नहीं है, ठीक है। हमने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा बिलियन में जीरो कितने आते हैं। ये अब आदत बना ले पाकिस्तानियों, क्योंकि अब हम लोग बिलियंस में काम करेंगे और डॉलर्स में काम करेंगे। फुल पार्टियां चल रही होंगी, वो वाली पार्टियां नहीं, काम वाली। काम करके जो हम पार्टी कर सकते हैं वो आप नॉर्मल पार्टी में नहीं कर सकते। बट मैं आपको एक और बात बताऊं, जी इंडस्ट्रीज कैसे खुलेंगी? पैसे से खुलेंगी। अब पाकिस्तान के लोग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आती है, लेकिन जब पाकिस्तान के लोग खुद अपने मुल्क में इन्वेस्ट करते हैं, उसकी चीज की वैल्यू ज्यादा है। क्यों? मेड इन पाकिस्तान हो जाती है, आपका सोल उसमें घुस जाता है, आपका दिल उसमें घुस जाता है। क्या न्यूज है उर्शिया? जी यूनुस, न्यूज ये है कि नो क्वेश्चन आस्क पैकेज। एग्जैक्टली, एक ऐसा पैकेज है जिसमें कोई सवाल नहीं किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अनम कहती हैं कि मैं इधर खोलना चाहती हूँ वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री, और अगर मैं आता हूं, मैं कहता हूं कि मैं 100 करोड़ रुपए दे रहा हूं ताकि ये जो इंडस्ट्री है वीडियो गेम्स की वो ग्रो हो पाकिस्तान में, तो मुझसे जो एफबीआर वाले हैं वो नहीं पूछेंगे कि भाई आपके पास पैसे कहां से आए, बिकॉज एक तरह से एक स्कीम दी है सिर्फ, क्योंकि एक तरह से है कि मुल्क को आपने वो करना है और बहुत सारा जो ब्लैक मनी है लोगों का वो वापस आ जाए। सिंपल सी बात है, इमरान खान साहब ने पहले भी कहा, जो 30 साल पहले आप लोग लूट चुके हो, 30 साल से जो आप लूट रहे हो उसका आधा भी दे दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। Okay. ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। नो क्वेश्चन आस्क्ड, बट वी नीड टू आंसर वन क्वेश्चन, बिकॉज व्हाट इज द टाइम? It's our time. इट्स ब्रेक टाइम। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर वक्त हुआ है आपके साथ दूसरी न्यूज़ ब्रेक करने का, विच इज़ गोइंग टू बी अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। लेकिन रशिया और यूक्रेन के बारे में अगर आप अपना टीवी का कोई भी चैनल स्विच करेंगे, इवन अगर आप अपने फ़ोन पे कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म देखेंगे, तो देर आर अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़। और मैं चाहूँ तो उनमें से कुछ भी उठा के अपना एक लंबा चौड़ा सा टॉपिक प्रिपेयर करके आप सबके साथ शेयर कर सकती हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई डोंट वांट टू मिस गाइड ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि मैं खुद जब पढ़ी होती हूँ तो मुझे बहुत मसला पेश आता है यूनिस, टू बी ऑनेस्ट, और मैं उसमें से फिर 10 जगह से वेरीफाई करती हूँ। अगर कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म डाल रहा है, उनके अपने मुल्क के जो न्यूज़ के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे अगर कोई खबर आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है ना कि फिर हम कौन से वाले सोर्स को सच समझें, बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो बायस्ड हैं। Exactly. बिल्कुल अनम, एक चीज मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगी आपके टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। कल मुझे किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज करके क्या कहा कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है उसे हटा दिया। मतलब ये देखें आप, अच्छा वो सिर्फ वो मैसेज नहीं था, नहीं, ये वो फैक्ट है, वीडियो थी। ये बिल्कुल करेक्ट न्यूज़ है, बट थोड़ा सा ना लफ्जों का चुनाव जो है वो गलत है। मैं आपको बताता हूँ, आपने कहा कि रशिया के प्रेसिडेंट को हटा दिया है। हाँ। नहीं, रशिया के प्रेसिडेंट की हट गई है। वो न्यूक्लियर पे चल रहा है वो। लेकिन रिटेलिएशन तो पुतिन साहब उस सूरत में करेंगे अगर जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया उन्हें जो हथियार देने वाला है, उन्होंने कहा है कि अगर उस हथियार से रशिया या रशियन की फोर्सेस पे किसी भी तरह का कोई भी नुकसान आता है या अगर वो उनको हार्म पहुंचाती हैं, तो मैं जो आपका हाल करूंगा वो फिर कोई मुझसे सवाल ना करे। क्यों? क्योंकि मैं पहले वार्न एंड खबरदार। ले गई भैंस पानी में। भैंस गई पानी में या यूक्रेन वाले गए पानी में। I don't know, ये जो आ रहा, इस आग में जो हाथ डालेगा ना वो सब जलेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आप लोगों से भी यहाँ करना चाहूंगी कि मैंने देखा है कि तमाम लोग YouTube पर देखें, आप टीवी चैनल्स लगा
कर देखें, ज्यादातर क्या हो रहा है कि एक मुल्क में जंग चल रही है, ठीक है, उस मुल्क में जंग चल रही है, देखिए पीछे जो भी है उसके, लेकिन क्या टीवी पे बैठ के उसका जो इंसान मर रहे हैं या कुछ भी है, पीपल आर मेकिंग फन ऑफ एग्जैक्टली, तो हम मजाक बना, क्या इतनी इजाजत है हमें कि हम मजाक बनाए इसका? देखिए, कैन आई आंसर? यस यस मजाक तब बनता है जब कोई चीज फनी हो। मौत फनी नहीं है, जो लोग मर रहे हैं वो मासूम है, ठीक है। नंबर 2 आ जाए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो यूक्रेन civilians- itself. या आई एम टेलिंग यू ना, यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन तो पहले इस चक्कर में था ना कि भाई हमारे पीछे खड़े में, मेरा बड़ा भाई है अमेरिका, मेरा चाचू है यूके, वो यूरोपियन यूनियन भी खड़े में, वो तो नहीं, वो तो भाग गए, वो तो उससे ज्यादा भगोड़े थे। मैं आपको बात बताता हूं, जब से ये प्रो यूरोपियन यूनियन हुए, ये इश्यूज 2014 से स्टार्ट हो गए थे। नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल, जो सिविलियंस की डेथ हो रही है? रशिया गलत कर रहा है, जो अगर वो अटैक कर रहा है, लोगों को मार रहा है, गलत कर रहा है। वी कंडेम दिस इन आवर एवरी शो, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द यूक्रेन गवर्नमेंट। उन्होंने बैन लगाया 18 साल से 60 साल तक जो मर्द हजरात है वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। भाई उसको जंग नहीं लड़नी। जो जज्बा हमारे मजहब में, हमारे मुल्क में है, व्हेन इट कम्स टू अ वॉर, अल्लाह ना करे कल को जंग अनाउंस होती है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 27 करोड़ है, आई स्वेयर टू गॉड 27 करोड़ लोग ना अपनी विल से खड़े होंगे कि हम जंग के लिए रेडी हैं, हम अपने मुल्क को डिफेंड करने के लिए रेडी हैं। बहुत सारे लोग यूक्रेन में जो हैं वो नहीं चाहते जंग लड़ना, सिविलियंस नहीं चाहते। आप डंडे की जोर पे उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, चल बेटा गन पकड़ फाइट कर, ये नहीं होता। जंग का सूल है, व्हेन यू आर वीक यू नीड टू सरेंडर। आप अपने, ये इधर ईगो की वॉर हो रही है ना। जो यूक्रेन प्रेसिडेंट है वो तो कहीं छुपा हुआ है ना, वो तो बाहर निकला, वीडियो बनाई, चल दस्ती भाई अंदर गायब। मर तो उसके सिविलियंस ने, अगर उसको कंसर्न होता अपने मुल्क के लोगों का, वो सरेंडर कर देता, क्योंकि इंसान की जो वैल्यू है जिंदगी की वो बहुत ज्यादा है, शायद इनको समझ नहीं आ रही। more than their egos. Having said that, just want to add one last thing, please. Yeah. कि जो रशिया कर रहा है वो भी गलत है। They are killing innocent people. That is wrong too. अगर वो कर रहा है, अगला पागल है, तो आप खुद तो पागल नहीं हो सकते ना। अगला दीवार पे सर मार रहा है, आप करोगे मैं भी मारूंगा, ऐसे नहीं होता। यूनुस, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी। यूक्रेन की अगर बात की जाए तो वहां की जो गवर्नमेंट है उसको पता था कि मैं स्ट्रांग नहीं हूं, फिर भी दूसरों के कहने पर ये लड़ाई स्टार्ट तो कर ली। और जब लड़ाई स्टार्ट की तो फौरन से जो है वो रोना शुरू कर दिया और सिंपैथी मांगना शुरू कर दी। तो ये गलती कहां पर है, आप लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर अगर आज रशिया की अगर बात हो रही है कि रशिया अटैक कर रहा है और वो मासूमों की जान ले रहा है, तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम करना चाहिए, मैं मानती हूं कि ब्लेम करें, आप 100% ब्लेम करें, मगर आपने दावत दी ना। लेट सपोज मैं यूक्रेन हूं और आप रशिया हैं, मैं आपको दावत दे रही हूं, हाँ भाई मुझे मार जानी, ऐसा बोलूंगी ना मैं, तो पीछे मेरे, मैं समझूंगी कि पीछे जो मेरे सपोर्ट करने के लिए खड़े में, तो मैं बल्कि वो आगे खड़ी हो जाऊंगी, नहीं भाई मेरे पीछे खड़े में, ठीक है। तो आप तो फुल फॉर्म में आप अपनी फौज को बुलाएंगे, आप अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आएंगे, जैसे मैं अपनी टीम के साथ आया, आपके पीछे वाले बंदे शॉट। एग्जैक्टली। बट वही बात है कि मासूमों की जान जा रही है इसमें, और किसी का कोई भी जो है नुकसान नहीं हो रहा। आपको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपको खुद को मजबूत करना है, आपको अपने आप को दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रखना है कि मैं चला जाता हूँ आगे और मेरे पीछे पीछे ये लोग आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। जब लड़ाई खुद आपने स्टार्ट की है तो फिर आपको खड़ा भी खुद ही होना है। Exactly. आपको हेल्प नहीं मांगनी। यू शुड बी इंडिपेंडेंट। और वॉर तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप कैसे किसी के आसरे पे जंग का ऐलान कर सकते हैं। खैर प्यूटिन साहब को ये पता है कि यूएसआर के हुए थे टुकड़े, तो अगर इनके भी टुकड़े हो सकते हैं अगर ये जंग हो जाती है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। लेकिन यूएस जीता है ना। यूएस जीता है। यूएसएसआर के जब पार्ट्स बने, डिवाइड हुए, बहुत सारे जो स्टेट्स थे वो अलग हुए, तो अमेरिका की जीत हुई ना। एब्सोल्युटली। लेकिन वो नहीं चाहते कि अब उनके टुकड़े हों, इसलिए वो नौबत जाने ही नहीं देंगे उस सिचुएशन तक, और वो अब यहाँ पे लोगों के टुकड़े तक करने को तैयार हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि रशिया के फिंगर टिप्स पर है, उसने अगर जैसे न्यूक्लियर बटन दबा दिया तो वहां से सब कुछ तबाही शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे नुकसान याद रहे कि रशिया को भी होगा। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर अटैच्ड है, मिलता है, उसके पास बेलारूस लगता है, और आगे पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो पोलैंड आ जाता है। जी। तो अगर ऐसा हो जाता है, याद रहे, तो भारी भरकम तबाही का सामना रशिया को भी करना पड़ेगा। वैसे ही हम तीसरी एटमी आलमी जंग के बहुत करीब खड़े हैं, बट मार्क माय वर्ड्स, अगर ऐसा हो जाता है खुदा ना हास्ता, तो
तीसरी वर्ल्ड वॉर को शुरू होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि काइंड ऑफ शुरू हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं बार बार इमोशनल हो जाती हूँ, इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि मिक्स न्यूज़ हैं और माइल्ड ओपिनियंस आ रहे हैं थोड़ा सा, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करती हूँ। मैं इतना ही कह रही हूँ कि वी, नॉट ओनली मी, वी, हम सब उम्मीद करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, जो कि थोड़ी बहुत हो चुकी है। और आई हैव सीन सम वीडियोज़ जिसमें कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको शेल्टर के नीचे रखा गया है, मिलिट्री शेल्टर्स के नीचे रखा गया है, और कुछ ने तो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ को बर्थ दिया है। तो मैं उनके लिए थोड़ी सी इमोशनल हूँ। एल्सवाइज जैसा आप करेंगे वैसा आपको भरने को मिलेगा। अगर आप अभी भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा अड़े हुए हैं जिद पे, लेकिन सुनने में आ रहा है, जैसे कि मैंने इससे पिछले एपिसोड में बोला है, कि वो टेबल टॉक करने के लिए मान गए हैं। लेकिन अगर टेबल टॉक हो जाती है तो इससे अच्छी खुशी की खबर नहीं है कोई। अना, आप सही कह रहे हो, लेकिन व्हाट आई फील कि नॉट व्हाट आई फील, बाकायदा तौर पे यूक्रेन के को धमकी भी दी गई थी रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से कि अगर पुतिन को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, यूक्रेन के लोगों को छुपने के लिए बंकर भी नहीं मिलेगा। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। यूरोप सारी सूरत हाल देख रहा है और हैरान और परेशान होने का मुजाहिरा कर रहा है, झूठे दावे करता है, लेकिन मदद को नहीं आता। फेक ड्रामा। एक और एंगल है जो मैं लाना चाहूँगी, वो ये है कि जो आप लोग, तमाम लोग जो है वो सुनकर हैरान रह जाएंगे। वो ये है कि आपको पता है कि इस झगड़े का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है अमेरिका के अलावा? इसराइल। एग्जैक्टली, इसराइल को। अब मैं बताती हूँ क्यों जी इसराइल को जो है वो इतना फ़ायदा हो रहा है। आपको पता है कि इस जंग के बाद इसराइल के अंदर जो है, इसराइल की जो हुकूमत है उसको न जाने कितने करोड़ों का फ़ायदा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि जितनी भी, ये मैप देखें, इस मैप में आपको साफ दिख रहा होगा कि ये है रशिया। रशिया के आसपास जितनी भी सरहदें और जितने भी ममालिक हैं, वो तमाम तर उन ममालिक ने इसराइल को जो है वो ऑर्डर दिया है किस चीज़ का, कि आप हमें जो है वो असलहा प्रोवाइड करें, आप हमें जो है वो दें। और इस तमाम असलहे की जो है वो इन्होंने कीमत भी अदा कर ली है इसराइल को। एक नंबर 1 ये फ़ायदा हो गया। नंबर 2, यूरोप। आपको पता है यूरोप हमेशा से बातें तो करता है, लेकिन वो खुलकर यूरोप सामने नहीं आ रहा। लेकिन अभी जो है वो इसराइल के पास तमाम तर जितने भी यूरोप और इसराइल का पूरा गठजोड़ हो गया है आपस में। और अब जो देखा जा रहा है और जो हकीकत है, देखिए पसे पर्दा की कहानी हमेशा कुछ अलग ही होती है, हमेशा कुछ तल्ख होती है। वो यही होती है कि अब हम ये सोच रहे थे कि फ़ायदा नज़र आ रहा है उन ममालिक का जो अभी तक सामने नहीं है, लेकिन फ़ायदा घूम फिर कर न जाने क्यों हमेशा इसराइल का आ जाता है, वो तो मुझे भी नहीं पता। हर जगह पर, अगर फ़लस्तीन की बात करें वहाँ भी इसराइल का फ़ायदा, सीरिया की बात करें अब वो भी वहाँ से आ जाएंगे। मतलब घूम फिर कर बात इसराइल पर ही क्यों आकर रुकती है ना? सना, इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है और इसराइल ऐसा क्यों चाहता है, बल्कि इसराइल ये सारा सिनेरियो बड़े मज़े से बैठ के एंजॉय कर रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन सही वक्त आने पे। बट यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, बिकॉज ब्रेक के बाद हमारे पास कुछ मज़ेदार टॉपिक्स अभी बाकी हैं, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। मूड को चेंज करते हैं, टॉपिक भी चेंज करते हैं। आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बबल गम। बबल गम का टॉपिक है और किसने इन्वेंट किया और ये कैसे बनी और क्या क्या इसकी स्टोरी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इंटरेस्टिंग। 200 साल पहले की बात है कि जॉन बी कर्टिस ने, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, 21 साल की उम्र में बहुत उन्होंने मेहनत की और अपने आप को भी सपोर्ट किया, फैमिली को भी सपोर्ट किया। वो काटते थे दरख्त, यस, दरख्त काटते थे और दरख्त में से उनको मिला एक गोंद, ठीक है, ग्लू। एग्जैक्टली यूनस, और वो वाली गोंद थी जो कि आप खा भी सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप काटते हैं, दरख्त को काटते हैं, उसमें से एक गोंद निकलती थी। yes. तो वो काम करते करते थक जाता था, सारा दिन काम किया तो वो थक जाता था। वो थोड़ी सी उसने गोंद ली और अपने मुंह में डाली ताकि उसका माइंड भी चले और वो कितना भूखा होगा कि अलग से चीजें उठा के अरे वो होता है, वो मीठी मीठी होती है। हाँ, तो उसने टेस्ट किया होगा ना, ऐसे थोड़ी कि तुमसे कर लिया होगा। मुझे लग रहा है सना ने भी ट्राई किया। हाँ, ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे ही वो अपने मुंह में डालता था, थोड़ी देर के बाद उसकी सॉफ्टनेस खत्म हो जाती थी और उसके बाद उसका टेस्ट भी खत्म हो जाता। इट्स मीन कि उसका फ्लेवर बिल्कुल खत्म हो जाता था, वो फेंकने के काबिल होती थी। उसने सोचा क्यों ना मैं इसको फ्लेवर में लेकर आऊं और बहुत ज्यादा देर तक जो है वो च्युइंगम को खाया जा सके, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अपनी मम्मा के पास गए
21 साल का लड़का था, उसने सोचा क्यों ना मैं घर में ही इसको जो है वो प्रैक्टिकली घर में ही स्टार्ट लेता हूँ। अपनी मम्मा के किचन में गया, उसने घर में बनाना शुरू कर दी बबल गम। ठीक है, उसमें फ्लेवर भी डाला और काफ़ी देर तक जो है वो आप च्यूइंग कर सकते हैं, खा सकते हैं और मतलब काफ़ी देर तक आपकी जो पूरे मुंह की एक्सरसाइज है वो हो सकती है, टेस्ट भी रहता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ऐसे करते करते जो है वो काफ़ी डॉलर्स कमाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो है वो काफ़ी सारी कंपनियों के साथ मिलकर जो है वो इसको बनाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इस ब्रांड को, जैसे कि लेट्स सपोज इन्होंने बनाया तो इन्होंने था लोगों के साथ अपना फार्मूला शेयर किया था, बट इन्होंने अपनी ही चीज को नाम नहीं दिया। तो डॉक्टर विलियम जो डेंटिस्ट थे, वो भी अमेरिका के ही थे, उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं इस ब्रांड को जो है वो अपना ब्रांड बना लूं, इस प्रोडक्ट को मैं अपना नाम दे दूं, इस प्रोडक्ट को जो है वो मैं नाम दूं। और इन्होंने जो है वो फार्मूला ही चेंज कर दिया। ठीक है, लेट्स सपोज ये गोंद का था, ठीक है, तो वो इन्होंने क्या किया, रबर का यूज करना शुरू किया, शुगर का यूज करना शुरू किया और चारकोल जो है इसमें यूज करना स्टार्ट किया। यानी कि पूरी उन्होंने प्रोडक्ट को ही चेंज कर दिया। ठीक है, काया पलट दी। एग्जैक्टली। तो जब ये प्रोडक्ट मार्केट में आई तो लोगों को पसंद आई। लोग सुबह मॉर्निंग में, लेट्स सपोज कभी कभी जल्दी में लोग होते हैं, ब्रश करना भूल जाते हैं या रात में ब्रश करना भूल जाते कौन हैं। है ये लोग, कहाँ से आते हैं जो सुबह ब्रश करना भूल जाते हैं? कुछ लोग होते हैं यूनस ऐसे कि जो ब्रश करना भूल जाते हैं और वो कहते हैं कि मतलब इजी टू कुक हो जाए, सारी चीजें इजी टू, लेजी पीपल। एग्जैक्टली। तो ये च्युइंगम से आपके दांत भी जो हैं वो साफ हो जाएंगे और आपकी जो ब्रेथ है वो बहुत ज्यादा जो है वो खुशबूदार। डोंट टेल मी उर्शिया, मैंने बहुत इन्वेस्ट किया च्युइंगम से, पर मेरे दांत नहीं हुए डायमंड्स की तरह वाइट। अभी तो ये चीज नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विलियम की ये वाला फार्मूला भी रह गया, इसलिए क्योंकि जब लोगों में स्प्रेड हुआ ये सारी चीजें तो लोगों ने अपने ही फार्मूले फिर अपनाना शुरू कर दिए। सो ये एक इंफॉर्मेटिव चीज थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो Very आप लोगों interesting. का है क्या कहना? मैं एक चीज सोच रही हूँ, जी। वो ये सोच रही हूँ कि काश मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो ये हो गई कि काश जब मैं छोटी थी उस वक्त मैं दरख्त था हमारे स्कूल में एक, तो उसमें से मैं गोंद निकालती थी और गोंद निकाल कर जो हमारे पेजेस जो होते हैं ना, वो समटाइम ऐसा होता है कि हमारी जो नोटबुक होती है वो कहीं से फट जाती है, तो मैं उसे चिपकाती थी इससे। मुझे इतना पता था और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, छोटी छोटी सी होती है ये। काश अगर मैं उसको जमा करती और खुद का एक ब्रांड बनाती, सनास गोंद। वाओ। डोंट ट्राई टू स्टील समबडीज फॉर्मूला, सना कादर जी। लेकिन मैं दरख्त से निकाल रही हूँ, मैं हर चीज कर रही हूँ, मेरा फॉर्मूला होता है ये। आपका नहीं होता, ये नेचर का फॉर्मूला है, आपने सिर्फ चुराई है। चुराना इज नॉट अ टैलेंट। आई वांट टू से कि देखिए बबल गम तो 200 साल पहले बनी, ठीक है, उस पहले बंदे को पकड़ो। जो मैं बहुत इरिटेट होता हूँ जिस चीज से, उस बंदे को पकड़ो जिसने पहली बार वो जो बबल बनाया, जो गुब्बारा बनाया या बलून बनाया, वो कौन बंदा है जिसने ये बनाया और फिर आगे सिखाया, उसके बारे में बताएं, उसको पकड़ना हमने। एक्चुअली बबल खाने के बहुत से प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन एक कोई जगह भी हमने पहले भी अपने किसी शो में जिक्र किया था कि वहाँ पे हम बबल नहीं खा सकते, बबल कंप्लीटली बैन है। सिंगापुर, ओके, यस सिंगापुर। तो वहाँ पे सिंगापुरियन राइस की बात नहीं करें, हम बबल की बात करें, वहाँ पे नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि वही जो लोगों की अजीबोगरीब सी आदतें हैं कि कभी खा के लोगों के बालों पे लगा देते हैं, कभी टेबल पे, कभी कहाँ तो कभी कहाँ कपड़ों पे। उस दिन मैं अपनी सिविक सेंस कहाँ है लोगों का, कहाँ गई बाल पे लगा दिया। यूनस ऐसे लड़के होते हैं बहुत शैतान होते हैं जो बालों पे लगा देते हैं और अल्लाह माफ करे कि वो वहां से पूरे बाल हटाने पड़ते हैं। सारे शैतान लड़के हैं ना? नहीं, लड़कियां भी होती हैं यार। do that। मैं बताऊं द इजीएस्ट वे टू टेक रिवेंज, आप बबल लगा दें, और लोग करते हैं, स्कूल में हो चुका है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर आपकी बबल लगी थी? मेरी नहीं, किसी लड़की की लगी थी। तो क्योंकि उनकी बनती नहीं थी वहाँ की किसी लड़की से, तो उसने उससे बदल लेने के लिए उसके बालों में बबल गम लगा दिया और उसको बॉब कट करवाना पड़ा। मतलब वो उतरी नहीं बालों से, वो इतनी नेस्टी चीज है। तो प्लीज डोंट डू दिस टू एनीबॉडी, क्योंकि ये बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन बड़ी आफत ज़्यादा चीज है अपने अंदर। बट प्रो टिप यहाँ पर एक है हमारे पास, और वो ये है कि अगर आइस क्यूब होता है आप उसको रख दें बालों पे जहाँ भी आपका स्पेसिफिकली बबल लगी हुई है, उस एरिया पे रब करें या रख दें, व्हेन इट विल बिल्ड डाउन, बबल आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाएगी। और कोल्ड ड्रिंक भी
अगर मतलब आपके बाल बिल्कुल यूं चिपक चुके हैं ना, तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक डालकर 5 मिनट रुकेंगे ना, थोड़ी देर वेट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बबल जो है ना वो बालों से जुदा हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक वैसे भी बहुत अच्छा जुदा हो जाएगा। उसकी मोहब्बत खत्म हो गई, इतनी मुश्किल से वो अपनी मोहब्बत के पास गया, आपने एक झटके में जुदा कर दिया। इन सब के अलावा वी विल वेटिंग फॉर द चारकोल बबल गम जो दांतों को साफ करती है। यस, नहीं, 200 साल पहले अगर वो बनी थी एक चारकोल बबल गम, तो अब क्यों नहीं बन सकती? वाई पीपल, अब मेरे ख्याल से वो माउथ फ्रेशनर्स हो गए। स्प्रे भी है। स्प्रे भी है, जी जी। लेकिन चारकोल का काम चारकोल ही करता है। चारकोल बहुत सारी चीजों में यूज होता है, इवन के फेस की डर्ट और इम्प्योरिटीज निकालने के लिए भी सबसे मेजर कंपोनेंट अगर फेस वॉशेस में यूज होता है तो दैट इज चारकोल। और चारकोल दांतों की वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छे, बहुत सी चीजें हैं ऐसी मार्केट में, स्ट्रिप्स यूथ हैं। में बड़ा पॉपुलर है पाकिस्तान में चारकोल। हाँ, उसके बगैर शीशा नहीं पी पाते। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट चारकोल, ठीक है, वो भी सही है। लेकिन चारकोल वाली बबल अगर कोई सुन रहा है साइंसदान, तो प्लीज ये आइडिया स्टील कर लें इससे पहले कि सना फिर से ये आइडिया चुराए और Exactly. कैसी लगूंगी मैं चारकोल लेकर, गोंद लेकर बैठ के खुद ही बना रही हूँ। हमें तो वो देखना है जब आप रेसिपी बना लेंगी, उसका नाम क्या रखेंगे ये बताएं। सनास गोंद, सनास गोंद। इसी तरह सनास कॉटन कैंडी। और जैसे कि आप दोनों ने जो फॉर्मूला बताया है वो बहुत ही अच्छा है। पहले के दौर में तो किसी को पता भी नहीं था कि ऐसी चीजें होती थी, और बेचारे जो हैं वो वहां से गंजे हो जाते थे, या तो उनके बाल काटने पड़ते थे। तो ये बहुत अच्छी टिप्स हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों के साथ खुदा ना खास्ता अगर ये ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है, तो प्लीज आप इन दोनों के जो हैं वो आप फॉर्मूले आजमा सकते हैं। तो फिर हमें बताइएगा। देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम अगर बबल गम को डिस्कस करें तो यूजुअली जो मॉडल्स हैं दे ट्राई टू च्यू बबल गम्स। क्यों? क्योंकि उनको अपने जॉ लाइंस चाहिए होते हैं। फॉर्मुलेट करने होते हैं। एग्जैक्टली, इट्स ट्रू। आप कह रही हैं कि बाय च्यूइंग बबल गम आपके एक तो जॉ लाइंस आएंगे, उसके बाद आपका ब्रेन स्मार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये मॉडल्स कर रही हैं, तो व्हाई दे आर डम? They are not. Who said models People dumb? say that it's a opinion कि models are dumb. They are just good for for the dress, for the makeup and everything. नहीं यूनस, ऐसी कोई बात नहीं है। डम का मतलब ये नहीं कि मतलब मॉडल्स ही डम हैं। किसी भी पेशे से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। कोई भी बंदा डम हो सकता है अगर आप अपना दिमाग नहीं चलाएंगे। मैं बबल की बात कर रही थी। अगर आप बहुत ज्यादा देर तक आप च्युइंग करते रहेंगे तो ये अगर सर दर्द करना शुरू कर दे तो उसको फेंक दें आप फौरी तौर पे, क्योंकि वो आपको माइग्रेन की तरफ भी लेकर जा सकती है अगर आप बहुत देर तक च्युइंग करते रहेंगे तो। हमारे पास एक रिफ्रेशिंग वाला ब्रेक है, तो मिलते हैं रिफ्रेशिंग वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और आज जो मेरे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है दैट इज पिगमेंटेशन। हमारी ख़वातीन अक्सर इस बात से परेशान होती हैं कि झाइयाँ क्यों हो जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बैड न्यूज़ बताती चलूँ कि अगर आपके स्किन पे पिगमेंटेशंस है, इट्स मीन कि आपके स्किन का डीएनए डैमेज हो चुका है। जी, पहले 1 डॉट्स आता है, फिर 2 डॉट्स आते हैं, और फिर वो बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये रिवर्सिबल है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं थोड़ी सी एहतियात के ज़रिए। वो किस तरह? एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ। हम गोरों से मुख्तलिफ क्यों होते हैं बताइएगा? इंग्लिश। वो गोरे हैं, हमारी स्किन ब्राउन है, यानी कि हमारे डीएनएज ना। यस, हमारी स्किन के अंदर जो मेलानोसाइड है वो एक सेल और प्रोड्यूस करता है विच इज़ कॉल्ड मेलानिन। मेलानिन चूँकि डार्कर साइड पे चला जाता है और स्किन को डिसकलरेशन में तब्दील कर देता है। इसी वजह से पिगमेंटेशन का दूसरा नाम प्लाज्मा है। प्लाज्मा को हाइपर एक्टिव कौन करता है? आपके अंदर का मौजूद इंसुलिन, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन, आपके अंदर मौजूद फैटी लीवर और एब्डोमेन एस्टूडेंट, आपके अंदर की ये बीमारियां हैं। जब तक आप इन पे काम नहीं करेंगे, आप ये सोचें कि आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, महंगी दवाइयां खरीदेंगे और आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर्स का काम है शायद पैसे बनाना। आई एम सॉरी डॉक्टर्स, शायद। ऑलराइट, आई एम सॉरी डॉक्टर्स, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट ज्यादातर यही करते हैं। सबसे ज्यादा माइंड डॉक्टर आमिर लियाकत ने किया। तो मुझे बताएं सिमी कि फिर हाउ टू, मतलब कैसे करें इसको, फिक्स कैसे करें पिगमेंटेशन को, बिकॉज मुझे खुद भी हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप सबसे पहले तरीक़ाकार यही है कि आप जब भी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे वो एक बड़ी सी फहरिस्त दे देता है आपको सन ब्लॉक्स की, सन क्रीम्स की। सन क्रीम इज़ अ यूजुअली वेरी गुड थिंग्स। हर 3 घंटे के बाद इसको लगाना चाहिए।
मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सनस्क्रीन में 3 मौजूद घंटे बाद रात में भी जी जी इसको रिपीट करते रहना चाहिए। नहीं Even- नहीं नहीं नहीं, हर रात 3 में घंटे लगाना बाद। इज नॉट मैंडेटरी, ओनली इन द सनलाइट। ऑलराइट, ठीक है, जो खवातीन चूल्हे के पास खड़ी होती हैं उनको भी लगाना चाहिए, लेकिन अपनी सनस्क्रीन में मेक श्योर करें कि एक तो वो बहुत ज़्यादा खुशबूदार ना हो, दूसरा ये कि UVA और UVB प्रोटेक्शन ज़रूर उसमें होनी चाहिए। प्लस सन क्रीम ही ज़रूरी नहीं है, आप अपनी स्किन को विटामिन A यानी कि रेटिनॉइल दें। अगरचे आप सेंसिटिव स्किन रखते हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा लगाएं रेटिनॉइल। इसके अलावा एक्सफोलिएंट करें अपनी स्किन को सैलिसिलिक एसिड से और ग्लाइकोलिक एसिड से। सो दैट इज़ ऑल अबाउट। आप सादा अल्फाजों बताएं कि क्या लगाएं क्या खाएं। ये, बहुत सादा अल्फाज हैं, सन ब्लॉक कीजिए, जी जी, एक्सफोलिएंट कीजिए। ये क्या होता है? एक्सफोलिएंट इट्स मीन आप स्क्रब करते हैं अपनी स्किन को, वो जो यूं रगड़ते हैं वो नहीं, नाई रगड़ना- वाली, दानेदार टेक्सचर होता है। हाँ हाँ वो यूं या नाई करते हैं ना, तो स्क्रबिंग। हाँ, स्क्रब बहुत पहले कभी किया जाता था, अब पील ऑफ स्किनिंग आ गई है। स्किन पील कर देते हैं? जी, स्किन को पील नहीं करते, इट्स मीन आपके डेड सेल्स जो हैं जी, जी, जी। उसको रिमूव करते Okay. हैं। थर्ड मैंने विटामिन A रेटिनॉइल, ऑलराइट, वो एंटी एजिंग भी है और आपकी स्किन को अगर सूट करता है उसमें खाना बनाए रेटिनो ऑयल में, रेटिनॉइल स्किन पे लगाने का सीरम है। स्किन पे लगाना है। जी ओके, सर। अच्छा, रेटिनॉल्स, लेट मी टेल यू कि 25 के बाद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही मैंने सुना है, और मैंने बिकॉज मैं बहुत ज्यादा स्किन पे रिसर्चिंग करती रहती हूँ, ओके, स्किन कॉन्शियस लगता है। इसलिए तो रेटिनॉल्स आपको आफ्टर 25 ऑनवर्ड्स लगाने होते हैं, और वो भी अगर ज़रूरत है तो। जिनकी स्किन अगर बहुत अच्छी है, बेबी स्किन है, फ्लॉलेस है, तो उनको शायद 25 के बाद भी लगाना इतना ज़रूरी नहीं है। आप 30 के बाद मस्ट हैव्स में होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, ड्राई स्किन के मेरा एक दोस्त है, उसकी बहुत ड्राई स्किन है, उसको क्या लगाना चाहिए? ओमेगा 3 इस्तेमाल करें और कोकोनट ऑयल पीजिए। ओमेगा 3 तो एक एलियन है, वो टॉम क्रूज की फिल्म का। आपको किसने कह दिया ओमेगा 3 एलियन है? ओमेगा 3 सप्लीमेंट है। Alright. मैंने शायद अपनी पिछले शो में इस पे बात की थी। अच्छा, नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, आई एम जोकिंग। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो खाएं, टैबलेट्स खाएं, टैबलेट्स बिल्कुल सप्लीमेंट्स हैं, जो It's not- tablets हैं जी ना। बिल्कुल। और कोकोनट ऑयल पिए, 3 बार कहा है इन्होंने, वो तो ब्रेक में कहा था सनस्क्रीन ना। जो आप ऊपर से कल भी कहा था इन्होंने कि अच्छा। सनस्क्रीन जो आप ऊपर से लगा रहे हैं, इंटरनल सनस्क्रीन को भी ऑन करना जरूरी है। मैं यही तो बार बार बता रही हूँ कि Okay. आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो लंबी फेहरिस्त दे देते हैं। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, मोर देन 70% लोगों का सवाल है, जी, अवाम का सवाल है, मेरे थ्रू सवाल है। ठीक है, सवाल ये है कि गोरा कैसे हो? मेरे नहीं ख्याल से आप स्किन को बेहतर रखें, जी जी जी, रिफ्रेश Healthy रखें, हेल्दी रखें, बिल्कुल वही बहुत अच्छी आपकी अपनी आइडेंटिफिकेशन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, मैं इस पे जी जी, आप कहिए प्लीज। मैं एक जवाब देना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। यूनुस जैसे कह रहे हैं कि गोरा कलर होना चाहिए, आपको यही नहीं मैं पता नहीं है कह रहा, अवाम कह रहे हैं गोरा कलर कैसे हो? अवामी सवाल। अवाम का ही सवाल का जो है वो मैं जवाब देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए। आप लोग गोरेपन के चक्कर में जो है अपनी जो हेल्दी स्किन भी होती है वो भी आप खराब कर बैठते हैं, जैसे कि इंजेक्शंस हो गए या कोई भी आप मेडिसिन खा लें, एग्जैक्टली कोई भी सप्लीमेंट्स खा लें तो वो आपको नुकसानदेह भी हो सकती है, क्योंकि हर इंसान की बॉडी जो है वो डिफरेंट होती है। और डिफरेंट होने के नाते मैं ये एडवाइस करूंगी कि अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं तो इस्तेमाल करें, अदरवाइज अपनी मत चलाएं। ये जो टीके लगा रहे हैं गोरा होने के लिए, ये सही है? मैंने अभी क्या कहा कि अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स सपोज, तो आप करवाएं, अदरवाइज डॉक्टर को प्रेशर मत करें कि मुझे करवाना है और ये प्लीज मेरा काम करें आप। मैंने आपकी बात सुनी जी अब मैंने उनकी सुननी है जी। मैंने आपसे पूछना है कि जो लोग हैं जो टेस्ट नहीं करा रहे, जा रहे हैं भाई, क्रिस गेल आ रहा है वेस्ट इंडीज से, बोला मुझे टॉम क्रूज बना के दो 2 महीने में, इंजेक्शन लगा रहे हैं, क्या ये सही है फॉर अ ह्यूमन बॉडी और नॉट? देखिए, किसी चीज़ की भी ज्यादती अच्छी नहीं होती, सबसे पहले। दूसरा ये कि अगर आप गोरे होने के चक्रों में इंजेक्शंस लगा रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। एक डॉक्टर ने कहा था, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, वो बनता भी सबसे नहीं है। पहले वाइटनिंग इंजेक्शन उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। वही किसी मॉर्निंग शो में फरमा रहे थे कि खुदारा वाइटनिंग इंजेक्शंस को लगाना बंद कर दीजिए, बिकॉज स्किन कैंसर बहुत आम हो चुका है। बिल्कुल ऐसा है। अल्लाह, खुद ही लाया और खुद ही पीछे हट गया। ये नाम मुझे ब्रेक में बताएगा, मेरा एक दोस्त है वो लगाना चाहता है, उनसे पूछ लेगा कि कौन सा लगाएं। Anyways. अच्छा, मैं एक चीज कहना चाहूंगी,
इसमें क्योंकि आपका सवाल जो है वो ऐसा है कि मेरे ख्याल से तमाम लोग जो है वो ये सोचते ज़रूर है, जिनका रंग जो है वो थोड़ा गंदुमी होता है वो हमेशा ये सोचते हैं, इवन हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है उसके अंदर लोगों में बड़ा एक क्रेज़ पाया जाता है कि गोरा रंग ही बहुत कुछ है। ये भी इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर एक माइंड सेट बन गया है हमारा कि जानी जो भी गोरा होगा वो खूबसूरती की अलामत है या वही खूबसूरत है, ऐसा नहीं है। अच्छा, सवाल जी ये उठता है कि क्या इंजेक्शन लगाना जो है वो नुकसानदेह है या नहीं है। मेरी एक बहुत अच्छी डॉक्टर दोस्त है जिन्होंने मुझे ये पर्सनली बात कही थी। अच्छा, ख़ास तौर पे मैं औरतों को यहाँ बीच में ज़रूर लाऊंगी कि औरतें जो ये चाहती हैं कि वो अचानक से गोरी हो जाएं, ठीक है, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आपकी सोच है कि वो कितना ख़तरनाक है आपके लिए, इतनी बड़ी बात है। और चलो मर्द हजरात जो है, एक मिनट के लिए मैं सोच लूं कि उनको आपने गोरा करना है, चले आप हो भी जाए, क्योंकि मर्दों के लिए इतना साइड इफेक्ट नहीं है जितना औरतों के लिए। अच्छा, ये भी है जी, ये भी है कि मर्दों के लिए इतना साइड इफेक्ट नहीं है जितना औरतों के लिए है। औरतों के लिए तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। तो बेहतर ये है कि आप अपने अंदर जो आपकी चीज़ें हैं उस पर काम करें। अगर आप नेचुरल खूबसूरत हैं, यानी कि आप अगर ग़िज़ाइयत भरा खाना खा रही हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, आप लोग नट्स खा रहे हैं, दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खा रहे हैं, मतलब इनटेक अच्छा ले रहे हैं, पानी पिएं, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो 70% जो है वो पानी पर ही डिपेंड करती है। अगर आप पानी पिएंगे आपके बाल, आपकी स्किन, ईच एंड एवरीथिंग आपका जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सो ये सोचना कि रंग जो है वो आपकी खूबसूरती की अलामत है, ऐसा एक सवाल करूं आप लोगों से, ब्रेक का टाइम हो गया है। एक सवाल आपसे भी और आपसे भी है, ठीक है। दिल करे तो जवाब दीजिएगा, आप तो कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। क्या आप अपना लाइफ पार्टनर, जो स्पाउस आपका होने वाला स्पाउस होगा, वो गोरा प्रेफर करेंगे या काला प्रेफर करेंगे, या गोरी प्रेफर करेंगे या काली प्रेफर करेंगे? आई एम वेरी मच सिक्योर्ड अबाउट माई कलर। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूं। Can I answer it before we go to आफ्टर द ब्रेक आई वांट योर आंसर्स। आई एम वेरी मच सिक्योर्ड अबाउट माई कलर, ठीक है, मैं बहुत क्लियर हूं, मुझे कोई इशू नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ माई कलर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्राइट करें इसे, ब्राइट करें, मैं काला नहीं आऊंगा, ब्राइट करें इसे। वेलकम बैक। और यूनिस, ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बड़ा अहम सवाल किया था हमसे और आप सबसे, आप तो अपना कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, लेकिन मैं सना के टॉपिक से पहले अपना आंसर दे दूं। इस्लाम में कहा गया है कि किसी अरबी को अजमी पे और किसी अजमी को अरबी पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। अल्लाह के करीब रंग की कोई अहमियत नहीं है, सब एक बराबर हैं। तो अगर आपने पर्सनली पूछा था कि आपको किस तरह का शख्स आप प्रेफर करेंगी, तो मेरे लिए रंग कोई मायने नहीं रखता। अगर कोई चीज़ मायने रखती है हकीकी मायनों में तो वो है सामने वाले इंसान का हुस्न अखलाक, अच्छा किरदार, उसका दिल, उसका लोगों से बात करने का तरीका, रवैया। ये चीज़ें हैं जो आई थिंक बहुत ज़्यादा भारी हैं रंग पे। ये तो सबको चाहिए ना, रंग कैसा भी हो, आई डोंट गो फॉर कलर्स। टू चॉइसेस, आइदर ही इज फेयर और डार्क। आई विल नेवर चूज माय मैन बाय द कलर। नहीं, you have just two options. I will choose him by his character. जो भी कलर आएगा, it would be acceptable. All right, you. अगेन एग्री विद अनम कि काला गोरा होना कोई अहम नहीं है, अच्छा इंसान होना बहुत अहम है। Yes. जी अर्शिया, सेम। जी यूनुस, मैं भी इन लोगों के साथ ही जाऊंगी, इनके जो जवाब हैं, क्योंकि मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक मैच्योर नहीं होंगे, रंग काला हो गोरे या काले गोरा नहीं हो, पड़ रहा। एग्जैक्टली, आपका जो माइंड है वो ही नहीं अच्छे काम करेगा, तो रंग काला हो या गोरा हो उस पे क्या फर्क पैदा है? एग्जैक्टली। जी सना। प्यार अंधा होता है। किसी भी कलर का हो, बस प्यार होना चाहिए, वो अंधा ही होता है। एक सोशल एक्सपेरिमेंट के तहत 72% खवातीन ने कहा है कि वी वांट आवर गाय टू बी फेयर, वी डोंट माइंड कि ही इज रिच और नॉट रिच, he is not he's a good man or bad man. Good man तो सबको चाहिए obviously, but around 72% लड़कियों ने कहा है। कराची भी नहीं, एक ओवरऑल पाकिस्तान से सर्वे हुआ है, वो बड़ा एक सोशल मीडिया का एक्सपेरिमेंट है, बट वी नेवर नो कि कितना फैक्ट्स उसमें ट्रू है या फॉल्स है। यूनिस, एक फैक्ट मैंने भी पढ़ा यहाँ पे कि 90% बॉयज को गोरी लड़कियां ही चाहिए। क्यों? आई एम सो सॉरी, ये रॉन्ग फैक्ट। ठीक That है। is 99.9%. I am so sorry, you are being partial now. No, I'm telling you, लड़कों को है गोरी लड़की चाहिए, और लड़के की माँ को भी गोरी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। तो they have fine. If you ask me कि what do you prefer, काली हो या गोरी हो, मैं कहूंगा लड़की हो।
लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन आते हैं अपनी न्यूज़ पर, जो आज की हमारी न्यूज़ है। आपको पता है पूरी दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और पूरी दुनिया के हालात बड़े चेंज हैं। अभी रिसेंटली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो हमेशा से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब उनके बारे में बात करते हैं जिनको कहीं ना कहीं जो है वो आलमी तौर पर इग्नोर किया जाता है। इसी तरह से जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा से, आपको पता है कि हम बार बार अपने प्रोग्राम में बात भी करते आ रहे हैं इस हवाले से कि अफ़गानिस्तान पर अगर नज़र डालें तो अफ़गानिस्तान के अंदर एक बहरान की कैफियत अभी जो है वो वहाँ पर हुई है और एक तमाम तर वहाँ पर जो अवाम है वो कहीं ना कहीं पिस रहे हैं। अब क्यों जी पिस रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि ये तालिबान की हुकूमत आने के बाद जो है अमेरिका ने जो फंडिंग है, जो अकाउंट्स हैं, वो तमाम तर मुंजमद कर दी हैं अफ़गानिस्तान की। जब अफ़गानिस्तान के जो अकाउंट्स हैं, जो उनकी इनकम है वो मुंजमद हो गई तो अब उनके पास पैसे नहीं हैं, ना उनकी तिजारत हो रही है किसी भी मुल्क के साथ ठीक तरह से, और ना ही जो है वो अमेरिका बढ़ चढ़कर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ अब कोई ताल्लुकात रख रहा है, क्योंकि इनकी वॉर क्लियरली नज़र आ रही है। आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो अफ़गानिस्तान के हक़ के हवाले से बात की थी और कहा था कि एटलीस्ट उनके अवाम के बारे में सोचें और उनको उनके जो अवाम है जो पिस रहे हैं उनका ख्याल करते हुए है जो है वो आप तमाम तर जो अकाउंट्स है जो मुंजमद है उनको आप जो है वो ख़त्म करें। अच्छा, हुआ ये है कि अब इमरान खान साहब की और तमाम तर वो लोग, हम समेत वो लोग जिन लोगों ने अफ़गानिस्तान के बारे में बात की है कि उनके जो वहाँ पर हालात है वो थोड़े बदले जाएं। अब हुआ अच्छी खबर ये है कि अफ़गानिस्तान के 7 अकाउंट्स जो हैं, जो अमेरिका की तरफ से, वैसे तो बहुत सारे थे लेकिन 7 अकाउंट्स जो है जिन पर पाबंदियाँ थी, अमेरिका ने वो पाबंदियाँ हटा दी हैं। दैट्स रियली गुड, क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी था कि अब वहाँ की जो अवाम है एटलीस्ट उनको कुछ तो मिला है। अब मैं इसके साथ साथ जो है वो आपको बताती हूँ कि तालिबान की जो हुकूमत है उनका क्या तासुर है। उनका ये तासुर है, तालिबान की हुकूमत के मुताबिक बता रही हूँ, उनका ये तासुर है कि अमेरिका ने जो हमारे 7 अकाउंट जो खोले हैं, जो रिलीज़ किए हैं अकाउंट्स, तो अब जो है वो उन्होंने ये तजाद किया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पैसे, अफ़गानिस्तान की जो करेंसी, अफ़गानिस्तान के जो पैसे हैं जो कि अमेरिका ने ये रूल पास किया है कि 7 अकाउंट्स के जो पैसे हैं वो यूनिस में आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके बदले में जितने भी मेरे पास पैसे हैं अफ़गानिस्तान के, जितने भी हैं वो तमाम तर मैं उन लोगों को दूंगी जो कि 9/11 में मुतासर हुए हैं। और ये ओवरऑल हो गया है और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो ये चीज़ मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये हमारे हक पर डाका है। क्या कहते हैं आप लोग कि क्या ये अमेरिका की तरफ से एक अमाउंट जो दी गई है, क्या ये अमेरिका ने सिर्फ अपने कंधों से, एक होता है ना बात हटाने के लिए, देखिए हमने तो दे दिया, ये एहसान की तरह दी है या उन्होंने ये ठीक किया है? ये 9/11 के जो दे रहे हैं तो ये क्या अपनी एजेंसी को दे रहे हैं, सीआईए को दे रहे हैं? वो अपने ही पास। जहां तक मैंने पढ़ा है, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, जो 9/11 था दैट कैन बी अ इनसाइड जॉब। लोगों ने यही कहा है कि इनसाइड जॉब है, ये कोई बाहर से नहीं आया, ये अंदर से ही बम फटे हैं। जो डॉक्यूमेंट्रीज या पिक्चर्स या जो आई विटनेस हैं वो तो ये कह रहे हैं जिन्होंने 9/11 पे हमला किया है और उनको सजा देनी है, तो आई थिंक द अमेरिकन प्रेसिडेंट एट दैट टाइम जो था उसको सजा देनी चाहिए। ही इज द लीडर ऑफ दैट कंट्री, जहां तक मुझे लगता है। दूसरा मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान में अभी एक विलेज है जिसका नाम है वन किडनी विलेज। वन किडनी विलेज बिकॉज अफगानी पीपल are selling their kidneys just to feed their family। किडनी का रेट क्या है? $1500। $1500 कितना होता है बताइए प्लीज सना? टिक 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 2,66,000। एग्जैक्टली वो अमाउंट, इतना वो फोर्स हो चुके हैं, दीवारों के साथ लग चुके हैं कि दे हैव नो अदर ऑप्शन। और ये मैं वन किडनी विलेज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई पहला और आखिरी बंदा नहीं है वहां पे। दे आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू सेल $1500 के लिए, बिकॉज दे वांट टू फीड देयर फैमिली। और किडनी बेचने से पहले उनको यह नहीं पता था कि हमें अगला खाना कब मिलेगा, कहां से मिलेगा, पैसे कहां से आएंगे। तो सिंपल सी चीज है, लोग अपनी किडनियां बेच रहे हैं। वो मजाक जो लोग कहते हैं कि आईफोन के लिए आपने किडनी बेच दी, वो भी खत्म हो गया। अब लोग अगले वक्त के खाने के लिए किडनियां बेच रहे हैं। लेकिन उनको कोई इस तरीके का प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड नहीं किया जा रहा जिससे कि वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को तो सना पूरा किया जा सके, एटलीस्ट खाना, फूड एंड शेल्टर तो दिया जा सके।
क्योंकि किडनी बेच के अगर वो अपनी फैमिली को या बच्चों को फीड करें तो एक किडनी है, मतलब कोई अनलिमिटेड नहीं है ये चीज़, Exactly. बार बार वो बिल्कुल। चीज़ करते रहेंगे और आप डिपेंडेंट हो जाएंगे इस चीज़ पे। तो ये बड़ी अफसोस का और ये वाकई बहुत बड़ा अलमिया है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि ये आप लोग हमेशा जो है वो गवर्नमेंट को ही क्यों ब्लेम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो भी आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बट उर्शिया, अफगानिस्तान में द होल सिनेरियो इज कि जो भी अफगानी पीपल है दे आर क्लोज टू दे आर ब्रिंक टू देयर एक्सटिंक्शन। वो खत्म हो रहे हैं बिकॉज लोग भूखे, अल्लाह माफ करे लफ्ज शायद मैं गलत चूज कर रहा हूँ, लोग भूखे मर रहे हैं। और मैं अगर हूं, मैं भी गरीब हूं, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ, आप भी गरीब हैं, ये आपके पड़ोस में रहती है, ये भी गरीब है, हम तब तीनों गरीब है, हमारे पास तीनों के पास खाना क्यों नहीं है, तो हम कैसे करेंगे आई सर्वाइव? नो, बट वहाँ के जो लोग होंगे, जो रिच होंगे, जो ये सारी चीजें तो कर रहे होंगे ना, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है? करेंसी गिर गई, सब गिर गया। आप देखें उर्शिया, रिच लोग की बात कर रहे हैं, जो रिच अफगानीज थे वो अफगानिस्तान में नहीं रहते अब, दे हैव मूव्ड ऑन, वो भाग गए। बहुत सारे जब तालिबान ने हमला किया था उसी टाइम भाग गए थे। यूएस ने क्या किया, हम क्या, यूएस कह रहे हैं ना, यूक्रेन के लिए एम्बेसडर बैठा हुआ है अपने, वो अपने यूनियन पे स्पीच दे रहा है, जो बाइडेन, वो यूक्रेन के एम्बेसडर के लिए तालियां बजा रहा है, एवरीबॉडी गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू एम्बेसडर। अब ये अगर यूक्रेन में हमला करते ना, यही बेड़ा गर्क करके आते, जैसे सीरिया का किया, जैसे इराक का किया, अफगानिस्तान का किया। आपने गवर्नमेंट छोड़नी थी ना, आपने भागना था ना। जब तक एयर स्ट्राइक थी तालिबान अटैक नहीं कर सकता था। एयर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर सपोर्ट तो प्राइम आपके पास है, प्राइम वेपन है, ठीक है। इनको क्या करना चाहिए था, इस गवर्नमेंट को स्टेबल करते, इसके एक्सपोर्ट्स होके करते, उसके बाद चले जाते। ट्रू। तालिबान तो भाई पैदल लड़े ना, वो कौन से टैंकर रशियन के जहाज लेकर आके घुस गए थे अफगानिस्तान में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये यूएस ने मकसद पूरा, अपना काम पूरा, नूरा। अच्छा सर, ना सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग किडनी फरोख्त कर रहे हैं उनको $1500 मिल भी रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, मिल रहे हैं तभी तो वो फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी कि इंसानी अलमिया जहाँ जन्म लेता है ना, वहाँ पर कहते हैं ना, कोई भी साजिश उस वक्त तक अपना मुंह नहीं उठाती जब तक कि वो तारीख में पनपती ना रहे। ठीक है, ये बड़ा एक क्लियर पॉइंट है। अब इसमें अफगानिस्तान की गलती है या अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, जो कि अशरफ गनी साहब की थी, जो भाग गए, उनकी है, ये अभी तक क्लियरली नहीं पता। वक्त के साथ वहाँ के अवाम को भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा, हर किसी को पता चलेगा। इस पर जरूर डिबेट करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। टाइम होता है वॉइस नोट का। यो, अगर आप चाहते हैं अपना वॉइस नोट हमारे शो में चलाए तो एक कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं, कांटेक्ट कीजिए। वॉइस नोट मौजूद है जी, वॉइस नोट। व्हाट्सअप ब्रो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किस है और मैं जो है वो रिश्ते करवाती हूँ और रिश्ते वाली आंटी के नाम से मैं काफ़ी मशहूर हूँ। तो मेरा ये सवाल है, आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ मैं, तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ जब बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो रिश्ता तो हमने करवा दिया, तो इसके बाद भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं। यानी कि अगर लड़के में कोई मसला है या कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम है या जो जिस भी तरह का, तो पेरेंट्स जो है वो लड़की को ही कहते हैं कि तुम्हें ही कंप्रोमाइज़ करना है, अब जो है वो यही है और इसी तरह करना है और बस तुम थोड़ा टाइम दो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो आप बच्ची को बिल्कुल अकेला कर देते हो ना, वो चाहते हुए भी वो बिल्कुल एक ब्लैंक हो जाती है, चाहते हुए भी वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। तो प्लीज़ मेरा ये कहने का मकसद है कि थोड़ा बच्ची को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, आप उसको ऐसे घर खराब करने वाली बात ना हो, लेकिन उसको कम से कम सपोर्ट करो थोड़ा सा, ताकि वो अपने लिए कोई स्टैंड ले सके। और पेरेंट्स अपने लड़के को क्यों नहीं समझाते? लड़कों को भी समझना चाहिए। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने लड़कों को भी कहें कि वो जो आई है वो पूरी कोई तजर्बेकार औरत नहीं है। 18-20 साल की लड़की से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? थोड़ा सा आप भी टाइम दो ना। तो मेरा कहने का मकसद ये कि थोड़ा सा प्लीज़ इस पहलू पे देखा जाए, इस पे डिस्कशन की जाए, इस इशू को उठाया जाए, ताकि जो है वो पेरेंट्स थोड़ा सा अपनी बच्चियों को सपोर्ट करें, ना कि ये बोलें कि बस जो है इसी में तुमको जो है वो ज़िंदगी गुजार देनी है। ठीक है, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़। और एक और बार तालियां होनी चाहिए। वॉइस नोट का वॉइस नोट अपनी प्रमोशन भी डाल दी बीच में। स्मार्ट मूव। ऐसे स्मार्ट लोग हों तो और क्या चाहिए। एनीवे, हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि उन्होंने बताया कि
बच्चियों को समझाना चाहिए या बच्चों को समझाना चाहिए, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी कि लड़कों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लड़कियों को तो हम समझाते ही समझाते हैं कि आपने बेटा ये करना है, ये करना है, ये करना है और खामोश रहना है, यानी कि जिप लॉक, यानी कि आपको कोई बात नहीं करनी, ठीक है। बट हम लोग बच्चों को नहीं समझाते, यानी कि लड़कों को नहीं समझाते कि आपको बीवी के साथ कैसा रवैया रखना है, शादी के बाद माँ बाप के साथ कैसे रहना है, बीवी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है। अक्सर क्या करते हैं लड़कों की जब शादी होती है तो पहले तो कभी हाथ ही नहीं उठा, ठीक है, पहले तो कभी कोई ऐसी बदतमीजी भी नहीं हुई, फौरन से ऐसी बदतमीजियां आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। लड़कों में मैंने देखा है कि औरतों पे हाथ उठता है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, मैं ये नहीं कहती कि औरत गलत है या मर्द गलत है, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि वो औरतों पे हाथ उठाते हैं, तो वो चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपब्रिंगिंग लड़कों की भी वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि लड़कियों की होती है। ट्रू। वेरी इंप्रेसिव उर्षा, आपने बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पे मैं भी अपने 2 सेंट्स शेयर करना चाहूंगी। इस्लाम में कहा गया है कि 2 तरह के मर्द हैं मुआशरे में, एक शरीफ, एक बेगैरत। जिसको बेगैरत किसको कहा गया और शरीफ किसको कहा गया है? बेगैरत उस मर्द को कहा गया जो अपनी बीवी के साथ अदब से पेश नहीं आता, उसकी इज्जत नहीं करता लोगों में, उसके साथ शफकत से पेश नहीं आता। और शरीफ किसे कहा गया है? जो अपनी बीवी के साथ इज्जत नहीं, बहुत इज्जत से पेश आता है, उसकी रिस्पेक्ट रखता है और लोगों में करवाता है, बहुत प्यार से उसको ट्रीट करता है। माना कि लड़की को पेशेंस रखना चाहिए शादी के कुछ अरसे तक, तो मर्द को बड़े रुतबे पर फाइज किया गया, और बड़ा रुतबा जब भी आता है वो बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आता है। तो आप अब जो भी आपका शौहर है, उस शौहर को अपनी बीवी के साथ बहुत इज्जत से, बहुत अदब से पेश आना है। आप सब ने सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज़ एन ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। तो आपकी बीवी कभी भी पहले कुछ नहीं करती, आप उसे प्यार से रखेंगे, आप उसे 2% प्यार देंगे, वो आपको 10% प्यार देगी। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो बदले में कहीं ना कहीं इंसान है ना, वो फरिश्ता तो है नहीं, एंजल होती तो फिर वो ह्यूमन बीइंग ना होती। तो कहीं ना कहीं इंसान एक्शन का रिएक्शन देता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द वे यू ट्रीट हर। आप उसको अच्छे से रखेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से रखेगी। एक प्रो टिप देना चाहूंगी बिफोर आई एंड माय ओपिनियन ऑन दिस टॉपिक, वो ये है कि वक्त को भी वक्त दें। 1 मिनट को पूरा होने के लिए भी 60 सेकंड लगते हैं, वाह, और 1 घंटे को पूरा होने के लिए 60 मिनट लगते हैं। हर चीज़ केयर मांगती है, वक्त को भी थोड़ा सा वक्त दें, हर चीज़ आराम आराम से सेटल डाउन, सॉर्ट आउट होती चली जाती है। लेकिन आपका जो पर्टिकुलरली एक आपके टॉपिक में एक आइडिया था कि माँ बाप क्यों वार्म वेलकम नहीं देते हैं, अगर उनको ये महसूस होता है, उनको नहीं, अगर आपकी बेटी को मान लें महसूस हो रहा है कि आपकी बेटी खुश नहीं है अपने इन-लॉज में और वो वापस घर आना चाह रही है, तो आप सबसे पहले उसको शेल्टर प्रोवाइड करें। क्यों? क्योंकि वो आपसे अंडरस्टैंडिंग की तवक्का रख के आ रही है। अगर वो घर नहीं समझ रहा तो आप उसे समझाएं, इसलिए नहीं कह रही कि उसका घर ख़राब कर दें, उसको अपने पास रखें, समझाएं, अंडरस्टैंड करें, कुछ वक्त दें। जब उसे लगता है कि वो मेंटली चीज़ों को अब एब्जॉर्ब कर सकती है, तब तक आप उसे अपने पास रखें। जब उसे लगा कि अब वो फिजिकली मेंटली प्रिपेयर है चैलेंजेस लेने के लिए, उसे वापस भेज दें। दिस इज इट। वाह, बिल्कुल अनम, आप सही कह रही हैं, लेकिन एक बात मैं कहूँगी, अगर इस्लाम के हवाले से बात हो रही है तो मर्द और औरत की जंग में सिर्फ एक लफ्ज़ से ख़त्म करूँगी कि कुरान में भी ये लिखा है कि जो शौहर है वो आपका मजाजी खुदा है। सो ये बात आप हमेशा याद रखें कि आप पाबंद नहीं हैं आगे से उसको उनके सामने बदतमीज़ी करने की या किसी भी चीज़ से। अगर वो कुछ कह रहे हैं सो वो उनकी इंसानियत है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एजुकेशन दिखानी है, आप जो हैं वो दिखाएं। अच्छा, बैक टू द टॉपिक आते हैं कि बिल्कीस खातून ने जो सवाल किया है उनके जवाब पर आते हैं। देखिए, सबसे बड़ी तल्ख हकीकत है वो ये है कि माँ बाप को ऐसा लगता है, और वो हमेशा एक चीज़ अपने बेटियों को कहते हैं, वो ये है कि जिस घर से बेटा तुम्हारी जो है वो डोली गई है, जिस घर में, अब कोशिश करना कि उस घर में से तुम्हारा जनाजा ही निकले। और अफसोस के साथ उसके साथ हमेशा होता भी है, लड़की हमेशा बर्दाश्त कर रही होती है, अपने खानदान का तशद्दुद बर्दाश्त करती है, शौहर उसके साथ जिस तरह की हरकत करता है, जिस तरह की बदज़बान इस्तेमाल करता है औरत के साथ, वो भी बर्दाश्त करिए। फिर जो बच्चे हैं वो देखेंगे अब्बा ने अम्मा से बदतमीजी की थी, हम भी अम्मा की इज्जत नहीं करेंगे, वो भी अपनी माँ की इज्जत नहीं करे होंगे, मुझे ये बीवियों की इज्जत भी नहीं करते। एग्जैक्टली। तो ये एक पूरा, देखिए, एक औरत जो होती है ना वो पूरी सल्तनत पालती है। तो अगर एक औरत की ही रिस्पेक्ट नहीं की जा रही या एक औरत अपनी खुद रिस्पेक्ट नहीं दिलवा रही, तो इसमें कौन कसूरवार है? ये देखे ना। तो मैं गुजारिश करूंगी तमाम उन माँ बाप से कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये हमेशा कह रहे होते हैं कि बेटा जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है वहां से जनाजा उठे, तो प्लीज ऐसा ना कहें। औरत का हर घर है, जहां औरत है वो उसका घर है, तो प्लीज
ये बात अपने दिमाग और दिल में रखें। औरत ही से घर है। बिल्कुल ऐसा ही है। औरत ही से घर है, बिल्कुल सही कहा सना आपने। और अगर हम इस पे और ज़्यादा बात करें तो वो बात ये भी बनती है कि औरत का घर होता कौन सा है। पहले बाप का घर, दूसरा शौहर का घर और तीसरा बेटे का घर। बात यहाँ पर बिल्की साहिबा ने जो सवाल किया कि पेरेंट्स को सोचना चाहिए, मुझे लगता है एक हद तक आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, वो पेरेंट्स कहाँ रहे जो ये कहते थे कि बेटा जहाँ पर आप जाएं तो वहाँ से आपका जनाजा ही निकले। मेरे नहीं ख्याल से जो हमारी अब की ब्रीड है वो इस तरह के पेरेंट्स या आप मदर बने इन फ्यूचर या तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी पे तशद्दुद होगा तो मैं उसे एक टक नहीं रहने दूंगी, फ़ौरन अपने पास बुला लूँगी। हाँ, मियाँ बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, आप दोनों को एक दूसरे को अच्छी तरह समझना चाहिए, अच्छी तरह चलना चाहिए। मुझे लगता है ना लड़के के ख़ानदान वाले और ना लड़की के ख़ानदान वाले इसमें इंटरफेरेंस करें, इन दोनों को स्मूथली अपनी गाड़ी को खुद ही चला लेने दें, खुद ही समझेंगे। ना लड़की वाले इतने चौड़ करें और ना लड़के वाले। टोटली एग्री। क्या बात है, क्या बात है। आपने कहा कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जी, लेकिन आज का जमाना ऐसा कि आप वन व्हीली भी जा सकते हैं। ठीक है, एक टायर हो आप वन व्हीली मारते हुए जा सकते हैं। What I'm trying to say here कि जो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा जा रही हो मर के आना, ये लॉजिकली नहीं है, ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है। मैं आपको बताऊं कैसे मर के कैसे आएगी, भूत ही आएगा, भूत आके डरा रही होगी अपने माँ बाप को कि आपने कहा था मर के आना, मर गया। ये वाला सेटअप है। देखिए दूसरी बात ये है कि जब पेरेंट्स अपनी बेटी को कह देते हैं जा बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, भागी थोड़ी है घर से, वो घर से अपने आशिक के साथ थोड़ी भागी है वो। तो अगर शादी किया अपने प्रॉपर तो आपकी जिम्मेदारी है। वो एक और लाइन है, वो लोग कहते हैं कि a son is son till he gets a wife, a daughter is daughter till her life। तो बेटी आपके साथ सगी है जिंदगी भर, अगर आप सगे नहीं हो रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एंड हैविंग सेड दैट, जो एक और चीज है हमारी सोसाइटी में कि समझदार औरत समझ से बाहर है। जो मसले मसाइल होते हैं मियाँ बीवी में आपस में, वो यही है कि अगर उसका ओपिनियन है, शी इज एन ओपिनियनेटेड वुमन, तो लोगों बर्दाश्त नहीं। अरे जबान चला रही है इसकी, तो उसने जबान कैसे चलाई। वो बिल्किस साहिबा आपकी जानने वाली होंगी ऑब्वियसली, जो रिश्ते कराती है। उन्होंने एक दफा नेशनल टेलीविजन में बोल दिया, ये जो औरतें ना अपनी लल्लो बंद करें, लल्लो बंद करें। क्यों बंद करें लल्लो? लल्लो बंद करने के लिए होती तो फिर गूंगी होती ना बहू। गूंगी लड़की से शादी कर लो अगर आपको लल्लो नहीं चाहिए। पहली बात ये। दूसरी बात बस मैं आप एंड कर दूं कि ब्रेक का टाइम हो गया, कि देखें मैरिज इज ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज। जब मैरिज में तीसरा बंदा एंटर होता है, जब वो लड़की की सास हो सकती है या फिर वो लड़के की सास हो सकती है, जब कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व होता है किसी भी रिश्ते में, वो रिश्ता खराब हो जाता है। ये लोग समझते नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की हमारी जनरेशन की, हमारी जनरेशन इतनी स्ट्रांग है, इतने हम लोग वी कैन से लिबरल, कि अल्लाह ना करे हमारी बेटी, मेरी बेटी अगर कहीं जाए शादी हो और उसका शौहर उसके साथ कोई बदतमीजी करे, तो मैं विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट मैं तो जाके उसको मारूंगा। वो वाला जमाना नहीं है कि अब है अल्लाह वहां से वो खत्म हो गया कि मैं पगड़ी निकाल के करूं कि प्लीज बारात ना लेके जाएगा, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। वो खत्म हो गया जानी, इट्स 2022। एक दो साल में वर्ल्ड वॉर 3 है, उसके बाद क्या करोगे। और एक करे ब्रेक का टाइम हो गया। बस जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आपकी बेटी जो है ना, आपकी खुद की बेटी है। किसी पड़ोस से नहीं उठाया, कचरे के डब्बे से नहीं उठाया। वो अलग बात है, हम मजाक करते थे, बड़े भाई के छोटा बच्चा कचरे के डब्बे से उठाया, नहीं उठाया। आपका खून है, आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं एक जिम्मेदार वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर वक्त है हमारे लास्ट सेगमेंट का, नहीं बल्कि सेकंड लास्ट सेगमेंट का, थर्ड लास्ट सेगमेंट का। यू आर मिसिंग सस्ती पहेली। सस्ती पहेली, खूबसूरत शायरी, दस्ती फैक्ट्स। सो दिस इज आवर वेरी वंडरफुल, अ वेरी एंटरटेनिंग सेगमेंट, और थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव भी और एंटरटेनमेंट वाला भी। तो आइए लेट्स गेट इनटू इट विदाउट वेस्टिंग द मोर टाइम। तो पहला जो आज मेरा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग फैक्ट है वो कौन शेयर करेगा? वो यूनिस शेयर करेंगे। दस्ती फैक्ट, दस्ती में शेयर करूंगा। आप अपनी टेलीविजन और यूट्यूब वाली स्क्रीन पे देख रहे हैं, विच कंट्री हैज द मोस्ट रिवर्स? विच? रशिया। Russia. रशिया। आई एम पासिंग द बॉल टू रशिया। थैंक यू। मुझे तो लगता है मेरा नाम जो है ना स्किप होके रशिया बड़ा बड़ा लिखा है। एनीवे, वो वाकई में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़ायदेमंद कैसे है कि सुबह मॉर्निंग में आप 7 बजे उठते हैं तो आपका वेट लॉस होगा और साथ ही साथ आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप बिल्कुल स्ट्रेस से बिल्कुल पाक और शफाफ होंगे और साथ ही साथ बहुत खुश रहेंगे सारा दिन और बहुत अच्छे तरीके से एनर्जेटिक होकर आप काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ये होता है कि सूरज आपको ना जगाए, आप सूरज को जगाएं। एग्जैक्टली। करना क्या है, कहना क्या चाह रही हैं? बस उठना है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप फजर के
टाइम उठें और उसके बाद आप अपनी लाइफ का जो वो दिन होगा ना वो बहुत ही खूबसूरत होगा। ये आपने वाली बात की, तमाम पेरेंट्स का यही गिला शिकवा है कि बस सुबह जल्दी उठ जाओगे और दुनिया हसीन हो जाएगी। और ये वाकई में होगी। आप नहीं एक तो दिन काम भी करना है, ये नहीं Exactly. कि बिस्तर में लेट रहना है, सुबह हो गई। प्लीज पास द बॉल टू अनम। थैंक यू उर्शा हुसैन, द प्रिटी लेडी। ओके, मेरा फैक्ट वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आप सबको बताती हूँ। In Pennsylvania, a man can't buy alcohol without the written permission of his wife. ओह वाह, इसीलिए वहाँ पे डिवोर्स रेशियो सबसे कम है, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। Okay, Isn't please it, pass the divorce isn't it papers. interesting? बहुत Yes, जबरदस्त है। there's another fact to It it, is, but I'm it not going to is. say it right now. You should share it. Yeah, please pass the divorce papers. Passing the no. Allah na kare, I'm gonna pass the ball to Sana. थैंक यू। उससे पहले वाला भी थैंक यू। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि कोई भी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर, या आप ज़िंदगी के अंदर कह सकती हूँ, या एक दिन के अंदर कह दे, एक दिन के अंदर जो है वो आपको पता है 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों के अंदर अंदर आपको अगर 13 ठीक है 13 आपको ऐसी बातें होती है जो आपको इधर उधर से पता चलती है, या अब ये कह दे कि किसी के राज आपको पता चलते हैं। अब इन 13 बातों में से, इन 13 राज में से भी इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 राज ऐसे होते हैं जो अपने पेट में रखता है, बाकी सब वो इधर उधर उगल You're देता है। talking about woman. You're talking about woman. Yes. She's- 5 भी आप कम बता रही हैं, 13 के मुझे खतरा है। I guess she's talking about herself. नो वे। Every woman. हाँ, ये बात तो है, लेकिन मैं एक चीज कहूंगी कि राज कभी भी फाश नहीं करने चाहिए, और बस इतना ही कहूंगी। इससे ज्यादा आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? Not agree with you. Women are the trustworthy. They Yes, are- yes, women are very good secret keepers. So yeah. लेकिन ट्रस्ट तो आप जीत सकते हैं, औरत तो ट्रस्ट यूं जीत लेती है, बट सीक्रेट रखना ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन वाली बात है। प्लीज पास द सीक्रेट। वो तो मैं कभी किसी को नहीं दूंगी। हाँ, बॉल दे सकती हूँ टू यू। थैंक यू। और मेरे पास जो फैक्ट है वो ना सिर्फ फैक्ट है बल्कि आप लोगों से क्वेश्चन है कि बताइएगा कि विच कंट्री हैज नो रिवर। वुमन, अच्छा नहीं, सॉरी अच्छा वुमन की बात हो रही थी ना, तो यूनुस आप सियासत और वुमेन से हटके कोई बात करें। आई कैन टॉक अबाउट स्पोर्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर, आंसर मी। अच्छा जी, विच कंट्री हैज नो रिवर। नो रिवर? ये Any guess, सस्ती रिडल guys? लग रही है मुझे, फैक्ट नहीं लग रहा। अच्छा, विच कंट्री हैज नो रिवर? आई डोंट नो। इट्स सऊदी अरेबिया। Okay. वाओ, दैट्स अ इंटरेस्टिंग Really? फैक्ट। हाँ, आप लाई है तो होगा I ऑब्वियसली। didn't know this. प्लीज पास द रिवर। टू यू। ये आप तस्वीर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो सर दर्द की इकसाम है जो मर्दों में पाई जाती है, वो है पहला, अगर आपकी ये बैक में हो रहा पेन तो इसको कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। अगर आपकी आंख के ऊपर हो रहा है तो इसको कहते हैं माइग्रेन, और अगर आपका यहां से लेके पूरा बैक हो रहा है तो इसको कहते हैं ज़हनी दबाव, Yes. और पूरे सर पे हो रहा है, यहां तक गले तक दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है वो मर्द शादीशुदा है। Okay. Very good piece of information. यस, आई एम पासिंग द बॉल टू सना। थैंक यू यूनुस। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि आपको पता है कि आप तमाम लोग जो भी यहाँ पर बैठे हैं और जितने मुझे देख रहे हैं, ज़रूर आप लोगों ने कोशिश की होगी अपनी ज़िंदगी में, एक बार तो ज़रूर किया होगा आपने। ये हमने देखा है कि हम जब अभी तो टाइम बहुत सारे दीगर गेम्स आ गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि हम कंप्यूटर पर एक गेम खेलते थे। जी, क्या था वो? बहुत सोचे, एक ऐसा गेम जिसमें हम कभी जीतते भी नहीं थे। Mario. पैकमैन। नहीं, अच्छा, चेस। Oh yeah, अच्छा, yeah, yeah. जी, chess. जी। उसमें हम कभी नहीं जीतते थे। आपको पता है कि अब तक उस गेम में कोई नहीं जीत पाया। Why? मतलब किसी ने भी कोई कंप्यूटर को हरा ही नहीं पाया उस गेम में। अच्छा, एडवांस लेवल जो कंप्यूटर का है, हाँ। वो तो फिर इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। Yes. ठीक है, प्लीज पास द बॉल। No. Okay, thank you. The next fact is dolphins love pregnant women because they communicate by ultrasound. Besides mom's heartbeat, they can also hear baby's heartbeat. They find it fascinating. तो जो dolphins होती हैं, उन्हें जो हामला ख़वातीन होती हैं, वो बहुत दिलकश लगती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी समंदर के आसपास हैं और डॉल्फिन आती है और अगर वो देख लेती है कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो आएगी और डॉल्फिन ट्राई करेगी कि आपके पेट को, स्टमक को किस करे। क्यों? क्योंकि वो बेबी की हरकत को फील कर सकती है। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगती है। ओके, आई एम पासिंग द बॉल टू अर्शिया। थैंक यू। और देख रहे हैं कितनी खूबसूरत भी है। यहाँ पर जो है 50 मिलियन से ज्यादा जो है फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत है। और ये नेचुरल जो है यहाँ पर गार्डन है और इसका नाम मैजिकल गार्डन है। वाओ। दिल गार्डन हो रही है। गार्डन हो वाह गया। वाह वाह वाह। अगर ये हमारे पास होता तो हम इसे पूरा बर्बाद कर देते।
वाओ यस ये पॉसिबिलिटी है. प्लीज पास द फ्लावर. टू सिमी. थैंक यू अर्शिया. और मेरे पास जो आज फैक्ट है वो ये है कि रॉ रिवर इज़ द शॉर्टेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और ये लोकेटेड है अमेरिका में और 61 मीटर लंबा है. छोटा सा है, बिल्कुल छोटा अराउंड सा 200 फीट. जी, दुनिया Oh का my सबसे God. छोटा रिवर कहलाता है वाह वाह, ये किधर है? यूएस में. यूएस में. ऑलराइट यूएस में छोटी चीजें भी हैं, बड़ी बात है. यही बड़ी बात है कि छोटी चीजें भी हैं. 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है. जी. आप लोगों से पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जमीन पे रखो तो नहीं टूटती, पानी में रखो तो टूट जाती है. एनी गेसेस? साया. या, लेकिन आपको प्राइज नहीं मिलेगा. प्राइज मिलेगा नीलोफर को. जी नीलोफर, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और अपना प्राइज लीजिए. आप लोगों से मैं एक बड़ा खतरनाक रिडल पूछने वाला हूँ. हमसे खतरनाक और क्यों? वो क्या अब है? हमसे आसान. जी वो रिडल ये है कि ऐसी कौन सी चीज है, कोई भी खाने की चीज है जिसका पहला लफ्ज हटाएं और कोई और लफ्ज लगा दें. आप बाद में बताइएगा. पहला लफ्ज हटाएं और दूसरा लफ्ज उसकी जगह कोई सा भी लगा दें तो वो भी खाने की चीज बन जाती है. 10 सेकंड्स दे रहा हूँ. 1 मिनट. 2 सवाल रिपीट करें अपना वापस. ऑलराइट. ऐसी कौन सी खाने की चीज है जिसका फर्स्ट लेटर, जो लफ्ज जो उसके वर्ड है पूरा, जैसे 5 लेटर्स हैं उसमें, जो उसका फर्स्ट लेटर है, जो फर्स्ट अल्फाबेट है, ठीक है, वो अगर हम चेंज करते हैं किसी और लेटर से तो वो भी खाने की चीज बन जाती है. आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. अलिफ. टाइम खत्म होता है. आंसर प्लीज. नो आइडिया. आंसर. नहीं देना. आंसर. आई एम ब्लैंक. एनी गेस? नो, अब मैंने सारे इतनी देर में ना दिमाग में सोच लिया, लेकिन कोई बिगनिंग से हटा के मेरे जहन में खाने की चीज. द आंसर इज अंडा. इफ यू स्विच ए. एक्सक्यूज मी, जी अंडे में अलिफ आता है. वही तो बता रहा हूँ. इफ यू स्विच. बिगनिंग से हटाना है ना यूनुस. हाँ जी. तो फिर अंडे का अलिफ हटा दो. डाल दें, डंडा बन गया, वो भी खाने के काम आता है. ओके, दैट इज सो वियर्ड. खाते हैं. डंडा कौन खाता है? हमने यूनुस? खाए हैं, डंडा मारते हैं. हमने बचपन में खाए अम्मा अब्बा के हाथों से डंडे. आई एम गिविंग दिस रिडल. ऐसा कौन सा टेबल है जिसकी टांगे नहीं है, अपार्ट फ्रॉम कंफर्टेबल, टाइम टेबल, वेजिटेबल, इन तीनों के अलावा कौन सा ऐसा टेबल है जिसकी टांगे नहीं है? आपके जवाब का हम इंतजार करेंगे. इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या यूट्यूब के नीचे कमेंट कीजिए. आपको प्राइस मिलेगा. सस्ती पहेली का भी टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है. अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट जी सना कादिर. थैंक यू यूनस. आज मेरे पास जो शायरी है वो मैं कहूँगी कि अगर आप ये शायरी ना समझ पाए तो कहीं ना कहीं ये समझे, आज मैं अपने अवाम को चैलेंज दे रही हूँ कि अगर आप ये शायरी ना समझ पाए तो कहीं ना कहीं आपके मुताले में कमी है. तो मैं चाहूँगी कि आज जो मैं अल्फाज कहूँगी, जो शायरी पेश करूँगी आपके सामने, मैं चाहूँगी कि आप उसे समझे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तमाम तर लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई होती है. ख़ास तौर पर जब मैं शायरी लेकर आती हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि टूटे हुए दिलों तक वो शायरी पहुँच जाए और किसी के दिल तक वो आवाज़ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना फ़र्ज़ निभा लिया. खुमार साहब की ये शायरी है जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं उनकी शायरी कैसी होती है. प्लीज़ मुलाहिज़ा करें. इरशाद. एक पल में एक सदी का मज़ा हमसे पूछिए, वाह 2 दिन की जिंदगी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, वाह किस्तों में खुदकुशी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 आगाज़ आशिकी का मज़ा आप जानिए, वाह वाह अंजाम आशिकी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 क्या ही बात. जलते दियों में जलते घरों जैसी जू कहाँ, वाह 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 सरकार रोशनी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 वो जान ही गए हमें उनसे प्यार है, वाह वाह आंखों की मुकबरी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 हंसने का शौक हमको भी था आपकी तरह, वाह वाह हंसिए मगर हंसी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 हम तौबा करके मर गए बेमौत ए खुमार, वाह तौहीन में कशी का मज़ा हमसे पूछिए. वाह 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 बहुत खूब सना. छा गई लड़की. वाह वाह वेरी गुड, वेरी बहुत नाइस. शुक्रिया आप तमाम लोगों का, और जो हमें पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है. थैंक यू सो मच आप तमाम लोगों का हमारे साथ इसी तरह फीडबैक का मजा हमसे पूछिए. बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ इसी तरह आप लोग जुड़े रहे, दुआएं करते रहे हमारे लिए, पूरी हमारी गपशप टीम के लिए दुआएं करते रहे, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम लोग हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह कुछ नए टॉपिक के साथ. अल्लाह हाफिज.